गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं आपकी 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। उसके पिछले 2 वीडियो में बना चुका हूँ। 2 वीडियो में हम लोगों ने उसकी लिमिटेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग, इंपॉर्टेंस और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात की थी। उन्हीं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अगर पिछले 2 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आप वीडियो देख सकते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एसेट्स। यहाँ पे एसेट्स है क्या, यूजुअली आप इसको अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स में इसकी लैंग्वेज क्या है? एनीथिंग इन द पोजीशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। कुछ भी जो आपके बिजनेस में पोजीशन, जो बिजनेस का जिसमें पोजीशन हो, राइट हो, और बिजनेस की अगर वो प्रॉपर्टी हो तो वो एसेट्स उसको हम लोग कह सकते हैं। एनीथिंग यूज इन बिजनेस ऑपरेशन, और जो भी आप अपने बिजनेस ऑपरेशन में यूज करते हैं, मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, आप गुड्स को डिलीवर करने के लिए व्हीकल्स यूज करते हैं, आप लोडिंग व्हीकल्स यूज करते हैं, वो सब आपके बिजनेस के पोजीशन में होना चाहिए, आपके बिजनेस के नेम से होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग एसेट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल मशीनरी, फर्नीचर, कैश एक्सेट्रा, ये सब आपके एसेट्स में ही काउंट होते हैं। मैं इसको आपके एक एग्जांपल से शो करना चाहता हूं। आपकी एक शॉप है, आप बिजनेस करते हैं टीवी सेल और परचेज का, ये आपका बिजनेस है। लेकिन आपकी शॉप पे और भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, तो ये भी आपके बिजनेस इक्विपमेंट्स हैं। ये भी आप बिजनेस में अपने शॉप पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे एसेट्स की कैटेगरी कौन सी है? प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी गुड्स। गुड्स यहाँ पे क्या है? जो भी बिजनेस जिसमें भी डील करता है, आपकी शॉप है, आपका बिजनेस है, जो भी बिजनेस आपके जिस भी ट्रांजैक्शन में डील करता है, वो ट्रांजैक्शन के जितने भी इक्विपमेंट्स है या जो भी सामान है, वो सब आपके गुड्स में काउंट होगा। तो ये आपके गुड्स में काउंट होगा। ये आपका बिजनेस गुड्स है जिसको आप सेल और परचेज करेंगे। सेल्फ पर्पस से, सेल्फ यूज के लिए आप उसको परचेज नहीं करते हैं। लेकिन आपके फर्नीचर, आपकी जो शॉप है उस पर रखा हुआ कंप्यूटर और फर्नीचर, ये आप सेल नहीं करें, लेकिन ये आपके बिजनेस का पोजीशन, बिजनेस के पोजीशन में है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है। ये आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी नहीं है। असेट्स की कैटेगरी अगर हम लोग ले तो ये काइंड ऑफ असेट्स है, लेकिन जो भी आपके बिजनेस के पोजीशन और बिजनेस सेल्फ यूज ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, जो आप बिजनेस के प्रोडक्शन में यूज करते हैं, उसको हम लोग एसेट्स कहते हैं। तो बेसिकली ये आपकी एसेट्स ब्रॉड सेंस में अगर हम लोग देखें तो ये आपके एसेट्स काउंट होती है। अब बात करें टाइप्स ऑफ एसेट्स, तो वैसे तो बहुत सारा टाइप होता है एसेट्स का, लेकिन जो बेसिक आपके स्टेज पे जो आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो कुछ आपके बेसिक एसेट्स हैं। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉन करंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मीन यूज एट लीस्ट मोर देन 1 ईयर फॉर द बिजनेस for the producing goods and services not meant for sale. For example, computer, furniture, machinery, जो आपको हेल्प करती है प्रोडक्शन में, जो आपको हेल्प करती है गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, वो सब आपके एसेट्स में काउंट होती है। ये जो एसेट्स होती हैं आपकी, ये आप सेल करने के पर्पस से नहीं लेके आते, नॉट मीट फॉर सेल। तो जो भी आपके एसेट्स है जो आप प्रोडक्शन में यूज करते हैं, यानी ये जो आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज करते हैं, एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर वो आपको यूजफुल होती है, आपके बिजनेस में रहती है, आपके साथ रहती है, आप उसको यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। तो ये हम लोगों की काउंट होगी फिक्स्ड एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, बिल्डिंग, मशीनरी, बिल्डिंग जिसमें आप अपने बिजनेस चला रहे हैं, मशीनरी जिससे आप अपने बिजनेस का प्रोडक्शन कर रहे हैं या गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करवा रहे हैं, मोटर व्हीकल जो आपके बिजनेस में हेल्प कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को लाने ले जाने में, इवन आपको लाने ले जाने में, रॉ मटेरियल को लाने ले जाने में, लेकिन आप उनको सेल पर्पस से परचेज नहीं कर रहे हैं, आप उनको अपने बिजनेस के प्रोडक्शन, आपके बिजनेस की एक्टिविटी में हेल्प करने के लिए उसको यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर से आप अपनी अकाउंटिंग करते हैं, तो इसका मतलब वो सेल करने के लिए नहीं है, वो आपके बिजनेस की प्रोडक्शन या बिजनेस की रनिंग या बिजनेस की ऑपरेशंस को इजीली स्मूथली चलाने के लिए है। तो ये सब हम लोग काम करते हैं फिक्स्ड एसेट्स में। यूज एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, एक से ज्यादा साल के लिए उसका यूज होना बहुत जरूरी है। फॉर द प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इसलिए प्रोडक्शन करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, स्मूथली बिजनेस एक्टिविटी को रन करने के लिए। नॉट मेड फॉर सेल, जो भी आप यहाँ पे परचेस कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, जो आप बिजनेस के प्रोडक्शन, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हेल्प करने के लिए आप जो एसेट्स परचेस कर रहे हैं, ये सेल पर्पस से नहीं होती, इसलिए आप इन्हें क्या कहते हैं?
फिक्स एसेट। अगर यही एसेट सेल पर्पस से हो जाए तो फिक्स एसेट नहीं है, करंट एसेट। फिक्स एसेट्स फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, ये सब आप अपने बिजनेस में, बिजनेस को स्मूथली रन करने में आप परचेज करते हैं, ना कि रीसेल पर्पस से। तो वो सब आपके क्या है, नॉन करंट और फिक्स एसेट्स। इसी पे हम लोग आगे बात करेंगे, करंट एसेट्स कैन कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। मतलब जितनी भी आपके बिजनेस गुड्स हैं जो कि सेल पर्पस से आप परचेज कर रहे हैं, आप उन्हें क्या करेंगे, आप उन्हें 1 साल के अंदर अंदर इस फाइनेंशियल ईयर में ही सेल करने की कोशिश करेंगे। विद इन 1 ईयर आप उसको सेल करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब आपके करंट एसेट्स में काउंट होता है। रिपीट कर देता हूं, असेट्स व्हिच कैन कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, ऐसे एसेट्स जो आप एक्सचेंज करके जिन्हें कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं 1 ही साल के अंदर, वो होती है करंट एसेट्स। और जिन्हें आप रीसेल पर्पस से, इसमें देखिए मीन फॉर सेल, यानी ये वो एसेट्स है जिनको आप रीसेल पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे आपके जो बिजनेस में जो टीवी रखे हुए हैं जिनको आप सेल करना चाहते हैं, वो आपके लिए क्या है, ये आपके लिए है करंट एसेट्स। राइट, ऑल्सो टर्म्ड एज शॉर्ट लिव्ड और एक्टिव एसेट्स। इनकी जो लाइफ होती है वो शॉर्ट लाइफ होती है। बिजनेसमैन की लाइफ शॉर्ट होती है, या ये एक्टिव एसेट्स होती हैं, डेली रूटीन के बेसिस पे एक्सचेंज होती रहती हैं। विद इन ईयर आप इनको एक्सचेंज करते रहते हैं। टेलीविजन आपने आज परचेज किए, 10 टेलीविजन लिया, कल बेच दिए, कल नहीं बेचे, 2 महीने बाद बेच दिए, 2 महीने बाद नहीं बेचे, लेकिन 1 साल के अंदर आप कोशिश करेंगे उनको बेच ही देंगे, तो उनको हम लोग कहते हैं करंट एसेट्स। और एसेट्स जो आपके बिजनेस पर्पस यानी ऑपरेशन एक्टिविटीज में यूज आती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपके बिजनेस को रन करने में या बिजनेस प्रोडक्शन करने में यूज होती है, नॉट मीन फॉर सेल, कॉल्ड फिक्स एसेट्स। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के टाइप्स होते हैं टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मींस कैन बी सीन, टच्ड और हैव फिजिकल एक्जिस्टेंस। मींस बोर्ड, मींस आपके घर पे रखा हुआ फर्नीचर, मींस आपके शॉप पे रखा हुआ फर्नीचर, कंप्यूटर, सारे इक्विपमेंट्स जिनको आप छू सकते हैं, जिनको आप फील कर सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, एक जगह से उठा के आप दूसरी जगह उनको रख सकते हैं, वो सब आपके टेंजिबल एसेट्स में आती है। फॉर एग्जांपल मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स, वो सब, कंप्यूटर, ये सब आपके टेंजिबल एसेट्स में आता है। दूसरा टाइप है आपका इंटेंजिबल एसेट्स, नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, the assets which you cannot touch, which you cannot see, only you can feel and notify that assets, so it's called intangible assets. For example, market reputation, आपके बिजनेस के गुडविल, राइट। आपका बिजनेस है फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी, आज टाटा कंपनी की मार्केट गुडविल बहुत अच्छी है, राइट। टाटा कंपनी का आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होता, आप जाके डायरेक्ट परचेज करके ले आते हैं। किसी भी एसेट्स या टाटा कंपनी कोई सी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आपको एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको 10 जनों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको उन पर ट्रस्ट है। और यही ट्रस्ट, क्या आप इस ट्रस्ट को देख सकते हैं? नहीं, केवल आप इस ट्रस्ट को फील कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गुडविल। पेटेंट, कोई भी न्यू इन्वेंशन जिनको आप अपनी नेम पे रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल आज मार्कर बनाने का जो फॉर्मूला है या मार्कर बनाने का जो ये कह सकते हैं आप एक प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो मैंने इन्वेंट कर लिया और ये इन्वेंशन आज से पहले किसी ने नहीं की और ये इन्वेंशन मैंने मेरे नाम से रजिस्टर्ड करवा लिया। अब इस इन्वेंशन को कोई यूज नहीं कर सकता और ना इस इन्वेंशन को अगर आगे इन्वेंट किया जाए तो ये इन्वेंशन उस पर्सन के नाम से रजिस्टर्ड नहीं होगी, वो मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। अगर किसी पर्सन को अब इस तरह का कोई मार्कर बनाना है तो उसको मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये परमिशन लेना, आप इसको देख सकते हैं? नहीं। मैं उनको जो प्रोडक्शन करने का राइट दे रहा हूं, क्या उस राइट को आप देख सकते हैं? नहीं। ये क्या है? ये ट्रस्ट है और यही ट्रस्ट और यही आपके ये जो ट्रांजेक्शंस होते हैं जिन पे, इसको हम लोग कहते हैं पेटेंट, राइट। तो वो ट्रस्ट, वो ट्रांजेक्शन जिनको आप, वो राइट, वो इंस्ट्रक्शंस जिनको आप देख नहीं सकते लेकिन मार्केट में उनकी वैल्यू है, उसको हम लोग कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? टेंजिबल जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं,
वो टेंजिबल होते हैं, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। इंटेंजिबल में हम लोग बात करें जिनका कोई फिजिकल एक्सेसरीज नहीं होता, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर विंडो 10 विंडो 7 जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है वो एक सॉफ्टवेयर है। आप उस सॉफ्टवेयर को निकाल के क्या अपने पाम पे रख सकते हैं? क्या आप उसको टच कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को? नहीं, उनका फिजिकल एक्सेसेंस नहीं है। इस मार्कर को आज मैं टच कर रहा हूं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर उसको आप टच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इंटेंजिबल है, लेकिन फिर भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है लायबिलिटी। लायबिलिटी मींस obligations, debts, borrowed amount, loan has to pay in the future by the business। किसी भी तरह का अमाउंट जो आप मार्केट से उधार लेते हैं, किसी भी तरह का डेब्ट्स, किसी भी तरह का लोन, किसी भी तरह का borrowed amount या कोई भी obligations जो बिजनेस को पे करनी होती है, जो बिजनेस की नहीं है, बिजनेस को पे करनी होती है। नहीं है इन द सेंस आपने मार्केट से बैंक से पैसा ले लिया, क्या बिजनेस का है? नहीं, लेकिन फिर भी आपको उसको पे करना होगा, तो वो क्या है? वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर, आपने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज करके लिया, लेकिन सेलर जिससे आप परचेज करके लेके आए हैं उनको आपने अमाउंट पे नहीं किया अभी तक, तो वो आपके क्रेडिटर हैं, आपको उनको पेमेंट करना होगा। वो अमाउंट आपको उनको पेमेंट करना होगा, तो वो अमाउंट आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। बैंक से आपने लोन ले लिया, पैसा आपका नहीं है, लेकिन फिर भी बिजनेस को पेमेंट करना पड़ेगा। बिजनेस के लिए आपने बैंक से लोन लिया, तो बिजनेस को पेमेंट करना पड़ेगा। और ऐसा पेमेंट्स और ऐसे डेब्ट्स, ऐसा बोरोड अमाउंट बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी के टाइप की हम लोग बात करें, फर्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। नाम से आप जज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लायबिलिटी यानी पेमेंट करनी, लेकिन लॉन्ग टर्म में करनी। लॉन्ग टर्म मींस सारा पेमेंट एक साल में कंप्लीट नहीं होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? अमाउंट यूजुअली पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन ले रखा है, ऐसा लोन 1 साल से ज्यादा के लिए लिया, 2 साल, 20 साल, 50 साल के लिए आपने लोन ले रखा है, तो ऐसा लोन आपको केवल 1 साल में पूरा पेमेंट कर नहीं कर देना है। इसकी टाइम पीरियड जो है, इसका अमाउंट की जो पेमेंट करने की जो आपके टाइम टेन्योर है, वो टेन्योर एटलीस्ट 1 साल से ज्यादा टाइम में आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी लायबिलिटी को हम लोग कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म पीरियड यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यहाँ पे लॉन्ग टर्म पीरियड कितना होगा? एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर। फॉर एग्जांपल डिवेंचर, बैंक लोन। डिवेंचर क्या है? इसमें पूरा डिटेल से हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बैंक लोन आपने 5 ईयर के लिए बैंक लोन ले रखा है, तो इसका मतलब क्या है? आपको 1 साल में पूरा पेमेंट नहीं कर देना है। उस पेमेंट को करने के लिए आपके पास में 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड है, तो ऐसी लायबिलिटी जिसको आपको 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड है पेमेंट करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करें शॉर्ट टर्म और करंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। नाम से पता चला शॉर्ट टर्म इन द सेंस यानी एक शॉर्ट टर्म में आपको लायबिलिटी पेमेंट कर देनी होगी। वो शॉर्ट टर्म कितना है? लायबिलिटी हैज टू पे विद इन 1 ईयर। ऐसी लायबिलिटी जो आपको 1 साल में पेमेंट कर देनी होगी, जिसको पेमेंट करने का टेन्योर 1 साल से ज्यादा नहीं है आपके पास में, तो उस लायबिलिटी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड से आपने शॉपिंग कर लिया, यानी पेमेंट तो नहीं किया ना हैंड टू हैंड, तो ऐसे पेमेंट को करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 45 डेज है, तो वो 45 डेज का टाइम पीरियड विद इन 1 ईयर, यानी 45 डेज में आपको पेमेंट कर देना ही होगा, नहीं तो एक्स्ट्रा पेनल्टी चार्ज हो जाएगी, इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। तो ऐसी लायबिलिटी जो आपने पेमेंट कर दिया विद इन 1 ईयर, करना ही है, तो उसको हम लोग कहेंगे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। क्रेडिटर्स इन द सेंस मैंने बताया आपको कि आपने परचेज कर लिया और आपने पेमेंट नहीं किया, जो सेलर है उसने कहा ठीक है विद इन 2 मंथ आप मुझे पेमेंट कर देना, तो वो जो लायबिलिटी आपको पेमेंट करनी है, वो जो पेमेंट आपको करनी होगी, वो जो उधार आप लेके आए हैं उसका जो पेमेंट करना होगा, इस पेमेंट को 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट कर देना ही होगा। वैसे तो 2 मंथ में ही कर देना होगा, तो ये 2 मंथ विद इन 1 ईयर में काउंट होगी। तो ऐसी लायबिलिटी जिनको आपको विद इन 1 ईयर कंप्लीट करनी ही होगी, जिनका टाइम पीरियड शॉर्ट टर्म है, विद इन 1 ईयर है, तो उस लायबिलिटी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लोन आपने 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ, इवन 12 मंथ तक, 365 डेज तक का भी अगर आपने लोन लिया हुआ है, तो ऐसे लोन को आप 365 डेज से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो उसको आपको पेमेंट करना होगा विद इन 1 ईयर, तो उसको हम लोग कहते हैं करंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करें इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मींस ऐसा पेमेंट्स जिसको बिजनेस को पे करना है, प्रोप्राइटर्स और ओनर्स को, यानी इंटरनल पार्टीज को जो आप पेमेंट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। और जो लायबिलिटी एक्सटर्नल पार्टीज को पेमेंट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में पार्टनर है, आपने पार्टनर से पैसा ले लिया, पार्टनर भी तो ओनर है, आपने पार्टनर से पैसा ले लिया बिजनेस के लिए, और
तो वो पेमेंट आपको करना होगा। तो ऐसा पेमेंट यानी लायबिलिटी तो है, पेमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन ये पेमेंट आप इसको कर रहे हैं अपने ओनर को, प्रोप्राइटर को, या फिर एक्सटर्नल इंटरनल पार्टीज को, तो उसको हम लोग कहेंगे इंटरनल लायबिलिटी। आपने मार्केट बैंक से लोन ले लिया, या आपने अपने नेबर से लोन ले लिया, या आपके किसी पर्सन ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, आपको पैसा उधार दे दिया अपने बिजनेस को और एक्सटेंड करने के लिए, तो ऐसा पेमेंट जो आपका नहीं है, आपने उधार लिया, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे पेमेंट को हम लोग कहेंगे लायबिलिटी। लेकिन क्या आप इसको इंटरनल पार्टीज को पेमेंट कर रहे हैं? नहीं, ये जितने भी मेंबर्स हैं, इन्वेस्टर्स, नेबर, बैंक्स, जो आपको मनी लेंडर, जो आपको मनी प्रोवाइड कर रहा है, सब एक्सटर्नल पार्टीज हैं। तो पेमेंट्स अमाउंट हैज टू पे टू आउटसाइडर्स और एक्सटर्नल पार्टी ऑफ द बिजनेस, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वाउचर। वाउचर मींस any proof or document for business transaction, for example rents, receipts etc. आप बिजनेस के लिए कुछ परचेस कर रहे हैं, परचेस करने के पीछे आपके पास क्या है कि आपने बिजनेस के लिए परचेस किया है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी हम लोग बिजनेस में ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्ड एक एविडेंस के साथ होना चाहिए, उसके पीछे कोई रिसीप्ट, कोई कैश पेमेंट, कोई वाउचर वगैरह होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट आप नहीं कह सकते हैं। तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट जो है प्रूफ के लिए जब आप यूज करते हैं, तो वही हम लोग वाउचर कहते हैं। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी बुक्स में, वो बिना वाउचर, बिना प्रूफ, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, जो उस ट्रांजैक्शन के फैक्ट को प्रूफ करे, रियलिटी को प्रूफ करे, उसके बिना हम लोग उस ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग कहते हैं वाउचर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गुड्स। गुड्स मींस goods refers to product in which the business unit is dealing, means ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा मटेरियल जिसमें बिजनेस डील करता है। फॉर एग्जांपल आप टेलीविजन बेचते हैं, टेलीविजन सेल करते हैं, तो जो टेलीविजन जो है आपका, वो जो प्रोडक्ट है जिसमें आप डील करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो वो आपके बिजनेस के लिए क्या हो गया? गुड्स। लेकिन वही बात, बिजनेस पे रखा हुआ वो टेलीविजन जिसे आप बेच रहे हैं वो आपके लिए गुड्स है, लेकिन बिजनेस में रखा हुआ अदर एसेट्स, अदर इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, क्या आप उनको बेच रहे हैं? क्या आप उनको डील कर रहे हैं? क्या आप उन्हें बेचने का बिजनेस करते हैं? नहीं, तो वो आपके लिए बिजनेस एसेट्स है, वो है, राइट? गुड्स नहीं है। गुड्स की होने के लिए, गुड्स जो टर्म है वो हम लोग यूज करते हैं बिजनेस प्रोडक्ट इन विच बिजनेस डील्स, जिसमें बिजनेस डील करता है, उसी प्रोडक्ट के लिए हम लोग गुड्स यूज करते हैं। It includes all those things which are purchased for resale. जो भी गुड्स आपने परचेज किया रीसेल पर्पस के लिए, वो गुड्स में काउंट होता है, और which are used for producing the finished goods for sales. Means जो भी आपके गुड्स आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन में गुड्स आप यूज करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, तो इसका मतलब अगर आप फर्नीचर का बिजनेस करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप फर्नीचर के प्लाईवुड लाएंगे, रॉ मटेरियल, फ्रेम लेके आएंगे जिसमें फर्नीचर को आप सेट करेंगे, स्क्रू लेके आएंगे, फेविकॉल लेके आएंगे, ये सब को आप कंबाइन करके, अप्लाई करके प्रोसेस में आप उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो जो फिनिश गुड्स आप फर्नीचर बना रहे हैं उसको आप रीसेल करेंगे। तो वो जो फर्नीचर बन के आ रहा है, आपको प्रोडक्ट फिनिश हो रहा है, वो क्या है? वो आपके लिए बिजनेस गुड्स है जिसमें आप डील कर रहे हैं। लेकिन वो फेविकॉल रॉ मटेरियल, वो स्क्रू, वो आपका फ्रेम, वो आपका पेंट, जिसको आप फर्नीचर को फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, जो फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, प्रोसेसिंग जो आप मटेरियल्स होते हैं, वो क्या है? वो भी आपके लिए क्या है? बिजनेस गुड्स है, राइट? आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश गुड्स फॉर रीसेल, फॉर सेल पर्पस। तो जो भी प्रोडक्ट्स आपको फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, वो भी आपके लिए क्या है? बिजनेस गुड्स है। तो यहाँ पे मशीनरी आप गुड्स बना के दे रही है, लेकिन मशीनरी को आप रीसेल नहीं कर रहे, जो गुड्स आप बाहर निकल के आ रहा है वो आप रीसेल कर रहे हैं। तो जो भी आपके पास प्रोडक्ट जो आप रीसेल कर रहे हैं, केवल वो ही आपके लिए क्या है? गुड्स है, ठीक है? रॉ मटेरियल जिसको आप कन्वर्ट करते हैं, वो भी आपके लिए गुड्स है, क्योंकि वो आपको प्रोडक्शन में हेल्प करती है। अक्सर ऐसे तो मशीनरी भी हेल्प करती है, लेकिन मशीनरी को आप रीसेल नहीं करते, केवल आप प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं, इसलिए वो गुड्स की कैटेगरी में काउंट नहीं होती। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। फॉर एग्जांपल, आप 100 टीवी परचेज करके लाए अपनी शॉप के लिए, जिसको आप बेचना चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर उसमें से 90 आपने सेल कर दिया और 10 जो है वो बिना बिका रहेगा, राइट? तो स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड मींस अनसोल्ड गुड्स एट द टाइम एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। मतलब जो भी आपका 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड है, 1 साल बाद आप अपने प्रॉफिट और लॉस को जज करते हैं, 1 साल के लास्ट यानी 365 डे, डिसेंबर 31 पे
या मार्च 31 पे आपके पास जो भी बिजनेस गुड्स है, जो भी आप बिजनेस प्रोडक्ट है या बिजनेस का गुड्स है जो आप बेच रहे हैं, अगर उसमें से कुछ प्रपोर्शन बिना बिका अनसोल्ड रह गया, इट अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, तो वो जो अनसोल्ड प्रोडक्ट है, मैंने बताया 100 टीवी में से 90 सोल्ड कर देते, जो 90 सोल्ड किया वो ठीक है, लेकिन जो 10 आपने बचा लिया या जो 10 बिकने से रह गया रिमेन अनसोल्ड, वो हम लोग क्या काउंट करेंगे? स्टॉक। दैट मीन आप ये कह सकते हैं स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ गुड्स व्हिच रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ करंट डे, एट द एंड ऑफ एनी अकाउंटिंग पीरियड, राइट? कितने टाइप के होते हैं जो गुड्स ये स्टॉक होता है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। इसको मैं एक एग्जांपल से देखता हूं। फर्स्ट ऑफ मार्च 2018 को आपने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस के लिए आपने टीवी परचेस किए 100 पीसेस, राइट, जिसको आप सेल करना चाहते हैं फॉर रीसेल, राइट? ड्यूरिंग द ईयर आपने 90 टेलीविजन सोल्ड कर दिए। ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में आपने 90 टेलीविजन सोल्ड कर दिए, बट एट द एंड ऑफ ईयर, इसको हम लोग अप्रैल लेते हैं, एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 2019 ये आपका फाइनेंशियल ईयर, ये जो डेट है ये स्टार्टिंग की डेट है और ये जो डेट है ये ईयर के एंड की डेट है, राइट? स्टार्टिंग में आपने टीवी परचेज की 100 पीसेस परचेज किए, जिनके आपने 90 टीवी सोल्ड कर दिए और एट द एंड ऑफ द ईयर की एंड जो एंड की डेट है उसमें 10 टीवी रिमेन अनसोल्ड। जो 10 टीवी है ये बिना बिके रह गए, तो जो बिना बिका रह गया वो है आपके लिए स्टॉक, राइट? ये जो स्टॉक है ईयर के एंड में आप कह सकते हैं 100 जो पीसेस थे, 100 जो आपके पास गुड्स थे, प्रोडक्ट थे, उसमें से 10 रिमेन अनसोल्ड हैं, वो उसको हम लोग कहेंगे स्टॉक। अब नेक्स्ट ईयर में हम लोग बात करें, ये जो आपके पास में स्टॉक है ये क्या है? ये आपके पास में है 31 मार्च 2019 को। अब नेक्स्ट ईयर आप कैसे स्टार्ट होगा? फाइनेंशियल फिर से 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अब 1 अप्रैल को जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये जो 10 टीवीज आपने लास्ट ईयर बचा बिकने से रह गए, क्या करेंगे? अगले साल लेके जाएंगे, फिर से उसको शॉप पे रखेंगे, फिर से आप बेचेंगे, यानी यही जो आपका स्टॉक होगा वही आप 1 अप्रैल 2019 को कंटिन्यू करेंगे। यही वाला है, यानी नेक्स्ट जो स्टार्टिंग ईयर है उसमें रेडी टू सेल 10 रिमेनिंग जो अनसोल्ड थे प्रीवियस ईयर में, वो नेक्स्ट ईयर में आपको सेल करने के लिए रेडी करेंगे, राइट? और 90 टीवी और परचेस कर लेंगे जिससे आपके पास 100 पीस का प्रोडक्ट हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो 10 जो रिमेन अनसोल्ड है आपका गुड्स जो स्टॉक जो अनसोल्ड है, अगर ये स्टॉक एंड की डेट पे है तो उसको हम लोग कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। पर यही स्टॉक जब आप नेक्स्ट ईयर के लिए कन्वे कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए इसको ट्रांसफर फॉरवर्ड कर लेते हैं, यानी ये स्टार्टिंग वाली डेट क्या है? बस अप्रैल की स्टार्टिंग डेट होती है, तो यही अगर स्टॉक जो है वो आपके स्टार्टिंग की डेट पे आपको मिलता है तो उसको हम लोग कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। रिमेन अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी रेडी टू सेल 10 रिमेन जो आपके पास में थे वो आपके पास यहां पे भी रिमेन ही है, तो बिगिनिंग की डेट पे अगर रिमेन है अनसोल्ड तो उसको हम लोग कहेंगे ओपनिंग स्टॉक, और एंड की डेट पे अगर आपके बिना बिका हुआ स्टॉक आपके पास है तो उसको हम लोग कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक, राइट? इसी का सिमिलर एक वर्ड होता है, तीनों कुछ आपस में मिक्स ही होते हैं। गुड्स हो गया, स्टॉक हो गया और इन्वेंटरी। इन्वेंटरी क्या होता है? जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है उसके लिए इन्वेंटरी जो है उसको वो वैल्यू मिलती है। इन्वेंटरी जो टर्म है वो मैन्युफैक्चरर यूज करता है। इन्वेंटरी इन द सेंस मैंने बताया आपको, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, इस बोर्ड को बनाने के लिए व्हाइट कलर का शीट चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए, पीछे बोर्ड चाहिए, राइट? इवन इसके लिए क्लिप्स चाहिए, राइट? इसके उसको पेंट करने के लिए, बैक साइड से इसको पेंट करने के लिए आपको पेंट चाहिए, मतलब इतने सारे स्टॉक चाहिए। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपके लिए रॉ मटेरियल भी आपके पास में है, राइट? आपके पास में उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके आप उसको बोर्ड बना के रखोगे, वो भी आपके पास में है, तो आप मैन्युफैक्चरर हैं। आपके पास में बहुत तरह का मटेरियल होगा तो आपके पास में स्टॉक भी काफी होगा।
फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल आपने प्लाई ले आए, आप पूरा पूरा सेट लेके आ गए, पूरा पेंट वगैरह सब ले आए, आप उसमें से कुछ प्लाई आपने काट के रख दिया, कुछ प्लाई को आपने जो शेप में काट के रख दिया, अभी वो रेडी नहीं है, लेकिन जो बड़ी प्लाई थी उनमें से छोटे छोटे टुकड़े आपने काट के रख दिए, तो क्या आप वो रॉ मटेरियल रहा? रॉ मटेरियल नहीं रहा। क्या वो जो प्लाई आपने छोटे छोटे ब्लॉक्स काट के रखे, मैं एग्जांपल देता हूं, इसको हटा देता हूं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है आपकी इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मीन क्या होता है? इन्वेंटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम यूज करते हैं ये टर्म। कैसे यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल ये मैन्युफैक्चरर है जो फर्नीचर को मैन्युफैक्चर करता है, वो एक प्लाईवुड लेके आया, ये उसकी साइज, राइट। अब उसने क्या किया, ये प्लाईवुड लेके आया कि ये उसके लिए रॉ मटेरियल हो गया। अब उसने क्या किया, इस प्लाईवुड को छोटे छोटे प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया, ठीक है, छोटे छोटे प्रोपोर्शन में कट कर दिया, तो उसके पास में ये कटिंग्स आ गई 1 2 3 4 5। अभी छोटी छोटी जो कटिंग्स है, ये छोटी छोटी कटिंग्स क्या ये बड़ा वाला मटेरियल रहा? नहीं। तो ये जो कटिंग्स है अब ये प्रोसेस में आ गया, उसको कन्वर्ट करने के प्रोसेस में आ गया। और जब आप इससे पूरा फर्नीचर बना देंगे, जब आप इससे पूरा फर्नीचर बना देंगे, दूसरे फर्नीचर आप यूज कर सकते हैं, पूरा फर्नीचर जब आप इसे रेडी कर देंगे, एक फॉर्म में कन्वर्ट करके आप इसको रेडी कर देंगे, ये क्या होगा? रॉ मटेरियल आपके प्रोसेस में आ गया, राइट। ये जो प्रोसेस गुड्स है, जब आप इसे पूरा फर्नीचर में कन्वर्ट कर देंगे, वो भी आपके लिए गुड्स है। अब देखिए आपके पास एक ही फिनिश गुड्स के कितने स्टेप हो गए। रॉ मटेरियल आपने छोटे छोटे पीसेस में उसको डिवाइड कर दिया, वो जब आप उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, रेडी टू सेल है, तो ये भी आपके लिए स्टॉक ही है, राइट। तो ये जो स्टॉक है, मैं वो बता रहा हूं आपको कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए इतने सारे स्टेप होते हैं, तो हर स्टेप का जो आपका जो हर स्टेप का जो मटेरियल होगा, जो गुड्स होगा, उसको हम लोग अलग अलग नेम से अलग अलग नेम देंगे। इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल आपके पास में जो है उसको हम लोग कहेंगे रॉ मटेरियल। इन्वेंटरी ऑफ डब्ल्यूआई, मतलब जितना भी आपके पास में यहाँ पे वर्क है, ना तो रॉ रहा, ना फिनिश गुड्स है, लेकिन प्रोसेस में है, तो ये भी तो आपके पास पड़ा है स्टॉक, ये भी तो आपको मटेरियल पड़ा है, उसको हम लोग कहेंगे इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, जो भी आपने कन्वर्ट कर लिया वो आपका फिनिश गुड्स, सबका नेचर, सबका फॉर्मेट अलग अलग है, राइट। इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड फॉर एग्जांपल, ये तो आपके बिजनेस में प्रोसेस किया, कन्वर्ट किया फिनिश रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है, लेकिन मैं बने बनाए फर्नीचर लाके बेचता हूं, तो मेरे लिए वो जो प्रोडक्ट है वो क्या है? कुछ प्रोडक्ट में बने बनाए लाके भी बेच रहा हूँ, कुछ प्रोडक्ट में फिनिश गुड्स करके कन्वर्ट करके भी बेच रहा हूँ, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके बेच रहा हूँ। तो जो गुड्स मैं रिटेल करके लेके आया, फिनिश में ऑलरेडी बने बनाए लेके आया, फिर बेच रहा हूँ, उसको हम लोग कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है आपकी परचेज। इट यूज्ड ओनली फॉर द बाइंग ऑफ गुड्स इन व्हिच द बिजनेस डील्स, मींस बिजनेस के लिए परचेज किया है। बिजनेस के लिए परचेज वो सारे गुड्स हैं, प्रोडक्ट हैं जिसमें बिजनेस से डील करता है, वो बिजनेस के लिए परचेज में काउंट होता है। फॉर एग्जांपल आपका टेलीविजन का बिजनेस है, आप टेलीविजन परचेज करके ला रहे हैं फॉर रीसेल पर्पस, तो उसको हम लोग परचेज करेंगे। लेकिन आप बिजनेस के लिए कंप्यूटर परचेज करके लेके आ रहे हैं जिसको आप रीसेल नहीं करने वाले हैं आगे, तो उसको हम लोग परचेज नहीं कह सकते। फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रॉ मटेरियल इज परचेज। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए परचेज क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस तो डील किसमें करेगा? पहले वो कन्वर्ट करेगा गुड्स को, फिर उसको सेल करेगा, तो उसके लिए परचेज क्या है? इनिशियल लेवल टू बिजनेस को प्रोडक्ट को स्टार्ट कैसे करेगा? प्रोडक्ट को स्टार्ट करेगा रॉ मटेरियल से। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल क्या है? परचेज में काउंट होगा। फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मींस you can include in non manufacturing business like retailers, service providers, linkmytrade.com, ये कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता, केवल आपको सर्विस प्रोवाइड करवाता है, लेकिन ये भी एक टाइप का बिजनेस है। Amazon
ये आपको सर्विस प्रोवाइड करवाता है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके सेल नहीं करता। तो ये सब नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं। इसके लिए गुड्स क्या है, जो परचेज है वो क्या है, फिनिश गुड्स इन परचेज, यानी जो भी ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जिनको वो परचेज करके लेके आते हैं और उनको बेच रहे हैं, जिसमें वो डील कर रहे हैं, उसको ये लोग क्या कहते हैं, परचेज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेटर्स, दोज पर्संस और फर्म और बिजनेस फ्रॉम हूम गुड्स हैव बीन सोल्ड to whom goods have been sold or services rendered on credit। मतलब ये कि पर्सन या फर्म जिनको आप गुड्स सोल्ड कर चुके हैं, बेच चुके हैं, लेकिन रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। आप फॉर एग्जांपल आपका ट्रैवलिंग का बिजनेस है, आपने किसी पर्सन को अपनी 4 व्हीलर प्रोवाइड करवा दी ट्रैवल करने के लिए, राइट, आप ने सर्विसेज दे दी, उसको अपनी 4 व्हीलर दे दी और उससे अमाउंट चार्ज कर दिया, लेकिन आपने अभी उसको सर्विसेज दी हैं, लेकिन अमाउंट उससे नहीं रिसीव हुआ है। द पर्सन ऑफ फर्म टू हूम गुड्स हैव बीन सोल्ड, आपने सर्विसेज दे दी, आपने अपना गुड्स बेच दिया है, और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट, अभी उधार पर, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया, एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम, यानी ऐसे पर्संस जिनको आप गुड्स बेच सोल्ड कर चुके हैं, सर्विसेज रेंडर्ड कर चुके हैं, लेकिन उनसे अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस पर्सन, उस फर्म, उस बिजनेस, उस कंपनी को हम लोग कहेंगे डेटर, कि वो आपके लिए डेटर है, जो आपको पैसा देगा। क्रेडिटर जो आपसे पैसा लेता है। दोज पर्संस और बिजनेस ऑफ फर्म फ्रॉम हूम गुड्स हैव बीन परचेज्ड एंड सर्विस प्रोक्यूर्ड और ऑब्टेन ऑन क्रेडिट, मतलब आप का बिजनेस है, आपने परचेज कर लिया, गुड्स खरीद लिया, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया, पेमेंट करना पड़ेगा ना, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो अगर आप पैसा देंगे, परचेज कर लिया आपने गुड्स को, लेकिन अभी अमाउंट नहीं दिया है, रिपीट करता हूं, दोज पर्सन ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म फ्रॉम हूम गुड्स हैव बीन परचेज और सर्विस प्रोक्यूर्ड और ऑब्टेन, यानी अगर आपका बिजनेस है और आपने अपनी किसी रिटेलर से या किसी सप्लायर से आपने गुड्स परचेज कर लिया है, लेकिन अभी आप सप्लायर को पेमेंट नहीं कर रहे ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड टू देम, और अभी आपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया है, तो वो जो सप्लायर है, राइट, तो वो आपसे पेमेंट रिसीव करेगा, तो आप कौन हो गए, क्रेडिटर। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं और पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, अगर गुड्स सोल्ड कर दिया आपने किसी पर्सन को और पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, तो वो पर्सन आपके लिए डेटर हो गया, राइट। अगर आपने गुड्स परचेज किया है और पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, तो वो पर्सन आपके लिए क्रेडिटर हो गया, वो आपसे पैसा लेगा, इसलिए वो आपके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग टर्म है ड्राइंग्स इन द सेंस ड्रॉ करना, विड्रॉ करना, निकालना, कहां से, बिजनेस से। एनीथिंग विच ओनर विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज और हर पर्सनल यूज, यानी कुछ भी ऐसा जो ओनर अपने बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है पर्सनल यूज के लिए, उसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग्स। फॉर एग्जांपल आपका जनरल स्टोर है, आपका मोबाइल स्टोर है, मोबाइल स्टोर से आपने एक मोबाइल लिया और अपनी मदर को गिफ्ट कर दिया, क्या आपने उसको सेल किया प्रोडक्ट को? नहीं, लेकिन वो बिजनेस प्रोडक्ट था ना, आपको उसको सेल करना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, उसको विड्रॉ किया, वहां से निकाला बिजनेस से और आपने अपनी मदर को गिफ्ट कर दिया। तो वो जो आपने गिफ्ट किया, वो जो वहां से लेके आया, उसको आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसको आप ड्राइंग से रिकॉर्ड करेंगे। यानी ड्राइंग क्या है, जो भी आप अपने बिजनेस से सेल्फ यूज के लिए किसी भी कोई भी गुड जो आप अपने बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, सेल्फ यूज के लिए, नॉट फॉर बिजनेस पर्पस। Okay, you are withdrawing their business goods, your business goods for using your self purpose, तो उसको हम लोग कहेंगे ड्राइंग्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स थे जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ये पूरे आपके बुक से बेस है और जो भी आपके बुक्स में अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो सब यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर भी आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज या किसी भी तरह का और अकाउंटिंग टर्म में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रो पार्ट का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। गुड बाय।